डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। पुनः एक बार फिर से स्वागत है आपका राजकीय महाविद्यालय बारा के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आइए हम हमारे भारत के भूगोल की कक्षाओं की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज और एक नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं। आइए, जो पिछली सीरीज से जो हमने कुछ शुरू किया था भारत का भूगोल का परिचय, हम उसको आगे बढ़ाते हुए आगे सीखते हैं। अभी तक हमने भारत के भूगोल का परिचय देखा है, जिसमें से मैं एक थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं। जो पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, हमने लोकेशन देखी थी अवस्थिति भारत की, जिसमें हमने 2-3 चीजों को और डिस्कस किया था। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये हमारे भारत का कुल एरिया है, क्षेत्रफल। और हमने ये भी देखा था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसके अलावा हमने इसके नॉर्थ साउथ का एक्सपेंशन देखा था। तो हमारे देश का, इससे पहले हमने नॉर्थ टू साउथ इसका जो एक्सपेंशन है वो हमने देखा था 3,214 किलोमीटर, और ईस्ट से वेस्ट तक जो इसकी लंबाई है वो है 2,933 किलोमीटर। पिछले वीडियो में ये डेटा रिवर्स हो गया था, कहने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी एक्चुअल डेटा ये है, उत्तर से दक्षिण तक की जो हमारे भारत की लंबाई वो 3,214 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार है वो 2,933 किलोमीटर है। ये दूसरा पॉइंट था हमारा। इसके अलावा हमने इसका लैटिट्यूड यानी कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हमने देख लिया था। अक्षांशीय विस्तार था 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और अगर देशांतरीय विस्तार की बात करें तो ये था हमारा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ये कुछ फैक्चुअल डेटा जो थे हमने उस दिन देख लिए थे। अब हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उनको भी देख लेते हैं। हमने देखा था हमारा अक्षांशीय विस्तार यहां से शुरू होकर के 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से, और यहां तक हमने देखा था 37 डिग्री 6 मिनट। मैं दोबारा इसलिए इस चीज को डिनोट कर रहा हूं ताकि जो बाद में हमसे जुड़े हैं उनको भी चीजें पिछला वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़े, और वो आसानी से समझ के फिर आगे की जो प्रोग्रेस है उसको स्टार्ट कर सके। हमारा 68 डिग्री 7 मिनट यहां से शुरू होकर के और 97 डिग्री 25 मिनट यहां तक, कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद हमने नॉर्थ टू साउथ की बात कर ली, 3,214, ईस्ट टू वेस्ट ये हमारा 2,933 किलोमीटर। अब यहाँ पे मैं कुछ चीजें और साथ के साथ बताता हुआ चलूंगा। हमारे देश की मानक समय रेखा, किसी भी देश में जो समय का निर्धारण होता है, टाइम जोन्स जो होते हैं, वो देशांतरों के हिसाब से निश्चित किए जाते हैं। अगर हमारे देश की मैं बात करूं, इन शॉर्ट में आपको समझाता हुआ चलूं, हमारे देश की जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ये हमारे देश का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, जो कि ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे, यानी कि GMT से 5:30 प्लस GMT। इसका मतलब आगे किसी कक्षा में हम आपको समझाएंगे, यानी ग्रीनविच मेन टाइम से 5.5 घंटे आगे हमारा समय है। और हमारे समय को जो डिनोट करती है रेखा वो कौन सी है, 82.5 डिग्री। हमारे देश का अगर देशांतरीय विस्तार देखा जाए तो हमारा देश 68 से लेकर के 97 यानी कि लगभग 30 देशांतरों में फैला हुआ है। और 30 देशांतरों में फैला होने के कारण ये जो विस्तार है ये काफी बड़ा हो गया। अगर देखा जाए तो इसमें एक से अधिक टाइम जोन की आवश्यकता पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि हमारे देश के सुदूर पश्चिमी और सुदूर पूर्वी भाग जो है वहां के समय में 2 घंटे का अंतर आ जाता है।
चूंकि पृथ्वी को एक देशांतर क्रॉस करने में लगभग 4 मिनट का समय लगता है और 30 देशांतर क्रॉस करने में 2 घंटे का अंतर भारत के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी क्षेत्रों में आ जाता है। इसके कारण एक से अधिक टाइम जोन भी रखे जा सकते थे, लेकिन इससे क्या होता, भारत जैसे देश में जहां पहले ही बहुत विविधताएं हैं, प्रशासनिक संबंधी कार्य और अन्य कार्यों में भी 2 अलग अलग टाइम जोन होने की वजह से कई तरह की समस्याएं आती। इसलिए हमारे देश में संविधान निर्माताओं ने और जो भी यहाँ के भूगोलविद हैं उन्होंने सबने यहाँ पर एक ही टाइम जोन निर्धारित किया जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। हालांकि ये जो टाइम जोन है ब्रिटिश काल से ही है, लेकिन हमारे जो भी बाद में राष्ट्र निर्माताओं ने इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया और देश की एकता अखंडता को ध्यान में रखते हुए हमने एक ही टाइम जोन पूरे देश में लिया। दुनिया में ऐसे कई देश हैं जिनमें अलग अलग डिफरेंट टाइम जोन है। जैसे रशिया बहुत बड़ा देश है, वहां 10 से भी ज्यादा टाइम जोन है। अमेरिका में भी कई सारे टाइम जोन है, तो जरूरी नहीं किसी देश में एक ही टाइम जोन हो। हमारे देश में लेकिन हम एक ही टाइम जोन को लेकर के चलते हैं, वो डिसाइड करती है हमारी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। इसके अलावा हम हमारे देश के सबसे पूर्वी हमारे देश के सबसे उत्तरी भाग की बात करें, सबसे उत्तरी बिंदु की, तो सबसे उत्तरी बिंदु हमारे देश का है इंदिरा कॉल। क्या है? इंदिरा कॉल। ये पीओके में सिचुएटेड है, पाक अधिकृत कश्मीर में, जिस पर अनाधिकृत कब्जा है पाकिस्तान का। और हमारी भारत की भूमि के, हमारी जो भारत की मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि से मतलब ये भारत की मेन लैंड है, इसका जो दक्षिणतम बिंदु है वो है कैप कॉमोरिन। क्या है? कैप कॉमोरिन। अगर बात करें हम सबसे पश्चिमी बिंदु की देश की, तो ये हमारे गुजरात में सिचुएटेड है और इसका नाम है गुहरमोती। गुहरमोती विलेज ऑफ गुजरात। ये हमारे देश का सबसे पश्चिमी बिंदु है और हमारे देश का सबसे पूर्वी जो भाग है वो किबितु गांव। किबितु कोई प्लेस है, ये अरुणाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। अरुणाचल प्रदेश में किबितु। तो सबसे पूर्वी किबितु, सबसे पश्चिमी गुहरमोती, सबसे उत्तरी इंदिरा कॉल और भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वो है कैप कॉमोरिन। लेकिन हमारे आइलैंड्स भी है समुद्र में। अगर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु देखा जाए तो वो ग्रेट निकोबार आइलैंड पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार आइलैंड पर है, जो कि हमारा इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। यहां पर ध्यान देने वाली बात है, इंदिरा पॉइंट हमारे भारत का दक्षिणतम बिंदु है। यदि ये पूछा जाए कि भारत की जो मेन लैंड है, मुख्य भूमि, उसका दक्षिणतम बिंदु अगर पूछा जाए तो वो फिर कैप कॉमोरिन आएगा। और भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो वो इंदिरा पॉइंट आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ विद्यार्थियों ने पूछा सर कि आपने स्टेट तो बता दिए, उसमें आपने यूटी को डिस्कस नहीं किया। मैं स्नैक को थोड़ा सा इधर बना देता हूँ, ज्यादा साइड में। अब यहाँ पे कुछ और चीजें हैं जिसको हम डिस्कस करते हुए चल पड़ेंगे। हमने देखे थे उस दिन कि हमारे देश में, हमने उस दिन पिछले वीडियो में बताया था कि 29 स्टेट है, लेकिन अब वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। क्यों है 28 राज्य? सन 2014 में पहले 28 राज्य थे, फिर एक नया राज्य बना तेलंगाना, और उसके बाद हमारे स्टेट की संख्या हो गई 29। लास्ट ईयर क्या हुआ कि भारत सरकार ने धारा 370 खत्म करके
और जम्मू कश्मीर स्टेट को खत्म करके जम्मू कश्मीर स्टेट को दो यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया, एक लद्दाख, दूसरी जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर का जो पहले राज्य का दर्जा था उसे खत्म करके और यूनियन टेरिटरीज के रूप में उसको रख दिया। तो राज्यों की संख्या वापस कितनी हुई हमारे देश में? 28। केंद्र शासित प्रदेश पहले थे 7, उसके बाद 2 केंद्र शासित प्रदेश बने, एक जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। कितने हो गए? 9 के बाद 26 जनवरी 2020 को एक संविधान संशोधन के द्वारा दमन और दीव तथा दादरा नगर हवेली को मर्ज करके एक ही यूटी में कन्वर्ट कर दिया। तो इसके कारण वापस हमारे देश में जो यूटीज की संख्या है वो कितनी रह गई? 8 यूटी। केंद्र शासित प्रदेश है हमारे देश में 8 और राज्यों की संख्या है 28। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। आगामी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न भी पूछा जा सकता है। अब इनकी लोकेशन हम देखते हुए चले। हमने सारे स्टेट देख लिए थे पिछले वीडियो में, हमने उत्तराखंड छोड़ दिया था तो वो यहां सिचुएटेड है। अब हम 8 यूटीज देख लेते हैं हमारे कौन कौन से हैं। सबसे पहला हमारा गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एनसीटी, दूसरा हमारा चंडीगढ़, ये पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है। तीसरा है हमारा दादरा नगर हवेली। हमने कहा है कि दादरा नगर हवेली और दमन और दीव को अब एक ही, पहले ये अलग अलग थे लेकिन अब इनको एक यूनिट काउंट करके किया जाता है। ये गुजरात के बॉर्डर पर है, समुद्र तट के इलाकों में, और जो दमन और दीव है ये गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर सिचुएटेड है। दमन में दीव। एक हमारा जो यूनियन टेरिटरी है पुदुचेरी, ये 3 अलग अलग स्टेट में सिचुएटेड है। हम इसको समझ लेते हैं कैसे। पुदुचेरी जो है 4 अलग अलग जगहों पर स्थित है। पुदुचेरी कोई एक स्थान नहीं है, कोई जैसे दिल्ली एक जगह पर स्थित है वैसा नहीं है। पुदुचेरी 4 जगह लोकेटेड है। एक इसका भाग जो माहे करके है, ये पुदुचेरी की पार्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं माहे, ये केरल में सिचुएटेड है। यनम और कराईकल, यनम और कराईकल, सॉरी क्षमा करना, कराईकल और पुदुचेरी कराईकल और पुदुचेरी ये दोनों तमिलनाडु में है। ये दोनों कहां हैं? तमिलनाडु में। और यनम जो है ये आंध्र प्रदेश में। तो पुदुचेरी जो हमारी यूनियन टेरिटरी है वो 3 डिफरेंट स्टेट में फैली हुई है। माहे जो कि केरल में है, पुदुचेरी और कराईकल दोनों तमिलनाडु में है, और यनम आंध्र प्रदेश में है। ये चारों अलग अलग प्लेसेस जो है पुदुचेरी में ही काउंट किए जाते हैं। तो हमारा पुदुचेरी जो यूटी है वो 3 डिफरेंट स्टेट में फैला हुआ है। ये हमारा नंबर 1, ये हमारा नंबर 2, ये हमारा नंबर 3 और ये पुदुचेरी जो है हमारा नंबर 4। जम्मू कश्मीर नंबर 5, लद्दाख, यहां से इसका जो ऊपरी पार्ट है जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर स्टेट जो था पहले, उसका ऊपरी पार्ट लद्दाख के रूप में यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया है। लद्दाख और हमारे बे ऑफ बंगाल में, मैं इसको मिटा करके, यहां हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ये अंडमान निकोबार आइलैंड,
ये हो गए हमारे 7वां। और बंगाल की खाड़ी में हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में हमारे यहाँ पर है लक्षद्वीप। ये हो गया हमारा नंबर 8। तो ये 8 हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं। किसी बच्चे ने कहा था कि सर आपने इनकी लोकेशन क्यों नहीं बताई, तो मैप पे हमने ये भी डिस्कस कर लिया है। कुछ चीजें और हैं जिसको आज हम डिस्कस कर लेते हैं, कुछ बेसिक चीजें हैं जिनको समझने का प्रयास कर लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से आप देखेंगे। हमने बात करी थी देश की समुद्री सीमा की। मैं एक बार फिर से डिस्कस कर लूं। समुद्री सीमा हम इसको 2 तरीके से देखेंगे। एक तो भारत की जो मुख्य भूमि, अगर मुख्य भूमि की समुद्री सीमा की बात करें, भारत के वे क्षेत्र जो समुद्री सीमा पे सटे हुए हैं, कितनी सीमा बनाते हैं भारत की? अगर मुख्य भूमि की मैं बात करूं तो यहां से लेकर के और यहां तक, जहां तक हमारा समुद्र है, कोलकाता तक, पश्चिम बंगाल तक, जहां पर भी समुद्र की सीमा टच कर रही है। अगर भारत की मुख्य भूमि की बात करूं तो 6100 किलोमीटर भारत की कुल समुद्री सीमा है मुख्य भूमि की। लेकिन चूंकि हमारे कुछ द्वीप बंगाल की खाड़ी में है और कुछ हमारे अरब सागर में है, तो उनकी भी अगर समुद्री सीमा, अगर कुल समुद्री सीमा की बात करें जिसमें द्वीप समुद्री सम्मिलित हुए, तो 7516 किलोमीटर ये हमारी समुद्री सीमा होगी। इसके बाद साथ ही साथ में एक चीज और डिस्कस करता हुआ चलूं, स्थलीय सीमा। हमारे देश का व्यवहार जो किसी समुद्र से टच नहीं है, तो उसकी जो डिस्टेंस है वो यहां से लगा करके और यहां तक, तो ये है हमारी देश की जो स्थलीय सीमा है। स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। कई किताबों में 15,100 भी मिल जाता है ये, बाकी हमने भी शायद पिछले वीडियो में 15,100 लिखा हो, तो ये एक्चुअल डेटा है 15,200 किलोमीटर। अब समुद्री सीमा के हम थोड़े से टाइप देख लेते हैं, कितने तरह की समुद्री सीमा है, कितने अधिकार समुद्रों में किसी देश को होते हैं, वो भी हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन अब चूंकि पढ़ रहे हैं तो साथ के साथ इसको भी पढ़ते हुए चलें। किसी भी देश की मुख्य भूमि से 12 समुद्री मील तक की जो दूरी होती है, 12 नॉटिकल मील्स, एनएम का मतलब समुद्री मील, 12 समुद्री मील तक की जो डिस्टेंस होती है किसी भी देश की मुख्य भूमि से, वो आता है वहां का प्रादेशिक क्षेत्र। प्रादेशिक क्षेत्र इसको कहते हैं, इंग्लिश में इसको टेरिटोरियल सी कह देते हैं। टेरिटोरियल रीजन भी कह देते हैं। किसी भी देश की मुख्य भूमि से 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो क्षेत्र होता है वो प्रादेशिक क्षेत्र में आता है, जिसमें संपूर्ण अधिकार, जैसे हमारे मुख्य भूमि पर हमारे अधिकार होते हैं, वैसे ही उस देश के संपूर्ण अधिकार 12 नॉटिकल माइल्स तक उस समुद्र में रहते हैं उस देश के। जैसे हमारे जितनी भी हमारी समुद्री सीमा है, तो वहां से 12 नॉटिकल माइल्स तक की दूरी तक जितना समुद्र रहेगा वो हमारा समुद्र रहेगा, उस पर हमारे कानून सभी तरीके से लागू होंगे, वो हमारे एज ए मेन लैंड की तरह टेरिटरी समझा जाएगा। इसके बाद 24 समुद्री मील तक, एक समुद्री मील लगभग 1.8 किलोमीटर के आसपास का होता है। 24 समुद्री मील तक की जो दूरी रहेगी, 12 तक तो हमने देख ही लिया है प्रादेशिक क्षेत्र होता है, और तट रेखा से 24 समुद्री मील तक की जो दूरी रहेगी उसे हम कह देते हैं संलग्न क्षेत्र। किसी भी देश के लिए, हमारे देश के लिए नहीं, कुछ इंटरनेशनल रूल्स होते हैं, वो उसी के अकॉर्डिंगली 24 नॉटिकल माइल्स तक का जो क्षेत्र होता है, 12 नॉटिकल माइल्स तक तो हो गया प्रादेशिक क्षेत्र, उसके बाद 12 नॉटिकल माइल्स संलग्न क्षेत्र, इसको कह देते हैं इंग्लिश में कॉन्टिग्यूअस जोन। इस क्षेत्र में यहां तक तो हमारे सारे अधिकार हैं 12 नॉटिकल माइल्स तक। इसके बाद
हमको जितने भी तरह के हमारे प्रवासी कानून हो गए, इसके अलावा हमको संरक्षण, जैविक संसाधनों के दोहन, संशोधन, संरक्षण, इससे संबंधी अधिकार भी हमको प्राप्त होते हैं। और तीसरी बाउंड्री जो होती है समुद्र तट से हमारे 200 नॉटिकल माइल्स तक की जो बाउंड्री आती है उसे कह देते हैं EEZ। मैं इसको यहां लिख देता हूं, EEZ या अनन्य आर्थिक क्षेत्र। EEZ हिंदी में इसको अनन्य आर्थिक क्षेत्र भी कह देते हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ। इसमें हमको समुद्री संसाधन, समुद्री ऊर्जा, समुद्री जीवों के ऊपर संरक्षण, शोध आदि की हमको जो छूट रहती है। तो ये 3 तरह की बाउंड्रीज हो गई। पहली, किसी भी तटरेखा से 12 नॉटिकल माइल्स तक की प्रादेशिक क्षेत्र होता है जो कि उस देश की मुख्य भूमि के समान अधिकार किसी भी देश को देता है। फिर दूसरा है 24 नॉटिकल माइल्स तक, जिसे हम संलग्न क्षेत्र कहते हैं। 12 नॉटिकल माइल्स आगे 12 नॉटिकल माइल्स और जिसे हम कॉन्टिग्यूअस जोन कह देते हैं। और तीसरा है EEZ जो कि किसी भी देश की तटरेखा से 200 समुद्री मील तक की दूरी तक विस्तृत होता है। तो ये 3 तरह की समुद्री सीमाएं हमने देखने का प्रयास किया। इसमें कुछ कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके बताना, ताकि हम उसका निवारण आगे की वीडियो में कर सकें। हमारे देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो बहुत बेसिक समझ की है उनको और समझ लेते हैं। बात कर लेते हैं हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। तो ये डिफरेंट अलग अलग बाइफरकेट द्वीप है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। हमारे देश के पूर्वी हिस्से में बंगाल की खाड़ी स्थित है। जैसे मैं यहाँ बताता हुआ चलूं तो यहाँ हमारे ये बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर, तो इधर लक्षद्वीप है, इधर अंडमान निकोबार द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप की स्थिति देखते हुए चले तो ये 3 भागों में है। सबसे ऊपर उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और नीचे नीचे दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान और कार निकोबार के बीच में ये डंकन पास करके एक डंकन दर्रा करते हैं जो कि अंडमान को निकोबार से अलग कर देता है। यहां पे है कार निकोबार, क्षमा करें, यहां पे ये कार निकोबार नहीं, यहां पे ये लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान। दक्षिणी अंडमान के नीचे है लिटिल अंडमान। कोई दुविधा की वजह से थोड़ा सा इंटरप्शन हुआ, सॉरी फॉर दैट। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर है, लेकिन आज हम परिचय को समाप्त कर लेंगे जितना होगा, बाकी और कुछ क्वेरी हुई तो अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। लिटिल अंडमान को दक्षिणी अंडमान से अलग करने वाला कौन सा पास है? तो डंकन दर्रा। ये कभी कभार पूछा जाता है तो थोड़ा सा ध्यान रखना। लिटिल अंडमान के नीचे 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल से मतलब हमारा 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। कई बार ये प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच, तो 10 डिग्री चैनल जो है लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग कर देता है। और कार निकोबार के नीचे सबसे जो द्वीप है हमारा वो है ग्रेट निकोबार। कार निकोबार के नीचे है ग्रेट निकोबार, जहां पर हमारे देश का सबसे दक्षिणतम बिंदु
जिसके बारे में हमने शुरू में देखा था, इंदिरा पॉइंट स्थित है। इंदिरा पॉइंट। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सिचुएशन आप लोगों की समझ में आई। अगर इसको नहीं समझ में आया हो तो शुरू से एक बार देख लेना, इसका क्रम हमको ठीक से याद होना चाहिए। कई बार बहुत आसान से प्रश्न आते हैं जिनके उत्तर हम नहीं दे पाते। वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, इसलिए हम जो कुछ बातें रह गई है उनको अगली वीडियो में कवर अप करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और इसमें यदि कोई और कमी रह गई हो, कोई चीज आपको अगर कोई जानना बाकी हो तो आप प्लीज कमेंट करें। आगे की वीडियो में हम जो भी कुछ टॉपिक शेष रह गए हैं, जैसे हमारे नेबरिंग स्टेट्स हैं, किसके साथ कितनी बाउंड्रीज लगती है, हम उसको अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करें। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में।